वो अपन नोट कैसे बोलते हैं इसमें इसको? इसको कहाँ से आएगा? माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो गया, क्या हो गया कुणाल? फंसा दिया? अब 3 घंटा क्या करता बेचारा? यूनिट 3 बेटा। बेटा पानी पी लो, थोड़ा थोड़ा लाल हो गया। क्या क्या पिला दिया? अच्छा, पीते पीते हंसा दिया, पीते पीते मत हंसाया कर। हाँ, एक बार ये कंप्लीट करें आज का फिर। ऑलराइट, हाँ, विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले अपन पॉइंट्स जो अपने बच रहे हैं वो अपन करेंगे। प्रथम, मुझे और क्लासेस का कोई आइडिया नहीं है, अभी अपन सिर्फ इस क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है? माइनर कैन बी बेनिफिशियल एग्जाम्पल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कौन से पेज पे है ये पॉइंट? कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट से तो पढ़ेंगे बेटा, ये डाउट कैसे? ये तो अभी पढ़ना बाकी है अपना, एक पॉइंट ही पढ़ा उसका तो। 1.61। अच्छा, एक सेकेंड। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कल्पना। एक ही पॉइंट पढ़ा है अभी तक तो, कि एनिमी के साथ आप बिजनेस करो, जिस टाइम पे आप वॉर की सिचुएशन हो, वो कंसिडरेशन इलीगल कहलाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 से तो शुरू करेंगे अभी। नेक्स्ट, मैम कैन बी बेनिफिशियरी का एग्जांपल, पेज नंबर 1.45। पेज नंबर 1.45 पे एग्जाम्पल नंबर बोलो। A mortgage was executed in favor of minor, he can get a degree। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। इसका बेसिकली मतलब ये है बेटा कि अगर माइनर के फेवर में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है तो उस प्रॉपर्टी का फायदा माइनर उठा सकता है। डिग्री का मतलब है जजमेंट। ठीक है, ओके। क्लास अभी स्टार्ट ही हुई है यश। ऑलराइट, सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1.61। हाँ बेटा, 1.56। हाँ जी। एक्सेप्शन ऑफ फ्रॉड विच नॉट cause the consent to a contract of the party who। ये तो सिंपल सी बात, अगर मैंने तुमसे जबरदस्ती हाँ बुलवानी चाहिए और तुमने हाँ बोली ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा क्या? बस इतनी सी बात है। ये पहली लाइन देखो, ये है विच डज नॉट कॉज द कंसेंट। अगर डरा धमका के कंसेंट ही नहीं आई तो कोई बात ही नहीं ना। अल्टीमेटली बात ही सारी रामायण इस चैप्टर की इस पे है कि कंसेंट तो दे दी लेकिन जबरदस्ती दे दी। ऑलराइट, सो नाउ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। When did the class started? यश, did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। When did the class start?
स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में, ठीक है, आप समझना शुरू करते जाओ, बहुत इजी पार्ट है इसका। आपको जो लैंग्वेज लिखवाई थी वो लैंग्वेज समझो। एन अग्रीमेंट इन विच वन पार्टी एग्रीज टू ड्रॉप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आपने ऐसा अग्रीमेंट किया जिसमें आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करने का प्रॉमिस कर रहे हो, राइट। जैसे मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने इनको कहा कि आप जो मेरे खिलाफ केस करने वाले हो वो मत करना, बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी, ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट है ये एक केस में वैलिड है और एक केस में इनवैलिड है। तो समझते हैं अपन कि किस में वैलिड है और किस में इनवैलिड है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं, राइट। जब आपका जो ऑफेंस है वो सीरियस नेचर का नहीं है, ऐसा है जिसमें आपस में पार्टी मिलकर डिसाइड कर ले, ये मेरे खिलाफ में जाके केस करते, केस करने के पीछे जो पैसे थे वो 7-8 लाख रुपए इनको मेरे से क्लेम करने थे, मैंने कहा आप केस मत करो, 5 लाख रुपए ले लो, राइट। ये मान गए कि अब अपन माथापच्ची करेंगे, ये करेंगे, उसमें इतना खर्चा आएगा, 5 लाख में बात सेटल हो रही है, खत्म, तब तो ये बात वैलिड है। लेकिन अगर इन्होंने किसी से मर्डर करवाया हो, राइट, और उस केस में मैं, या ऐसे मानो मैंने किसी से मर्डर करवाया है और उस केस में ये अग्रीमेंट कर रहे हैं मेरे साथ में, और मैं कह रही हूँ तुमने देखा तो था लेकिन किसी को कहना मत, मेरे खिलाफ केस मत करना, मैं 5 लाख रुपए दूंगी, तो ये अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? इलीगल। तो लास्ट में एक वर्ड आ रहा था आपके, कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल क्राइम वो क्राइम होता है जो सीरियस नेचर का नहीं होता है। तो इसको लिखो, which is not crime which is not of serious nature। तो ऐसा क्राइम जो सीरियस नेचर का नहीं होता है उसको आप कंपाउंडेबल बना सकते हो, उसमें आप जो फंड, जो भी अमाउंट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर वो कंपाउंडेबल नेचर का है तब तो आप इस तरीके का अग्रीमेंट कर सकते हो। बट अगर वो नॉन कंपाउंडेबल नेचर का है, नॉन कंपाउंडेबल नेचर का मतलब वो क्राइम है जो कि सीरियस नेचर का क्राइम है, तो उस केस में आप ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो जो ऐसे सिंपल नेचर के क्राइम है जिनको आप आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर लो और ये अग्रीमेंट कर लो कि भाई तुम केस मत करना, मेरे अगेंस्ट में पैसे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट जो सीरियस नेचर के क्राइम है उसके अगेंस्ट में आप किसी पार्टी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते किसी भी तरीके से, अगर पार्टी राजी हो जाए तो भी नहीं, राइट। कंपाउंडेबल जैसे अभी बताया कि कोई पैसे थे जो ड्यू चल रहे हैं, इनको 8 लाख रुपए मैंने उधार ले रखे, मेरे को चुकाने हैं इनको, राइट। कोई प्रॉपर्टी का छोटा मोटा मामला चल रहा है, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कितने भी देकर कैसे भी स्यू कर सकते हो, मतलब। हाँ। हम्म। हाँ, वो तो अलग चीज है, उसका इससे क्या लेना देना है। हाँ। नहीं नहीं, क्यों करेगा? बाहरी सेटलमेंट का मतलब ही आउटसाइड द कोर्ट, लीगल प्रोसीडिंग ही शुरू नहीं हुई है, कोर्ट का तो रोल ही तब आता है जब लीगल प्रोसीडिंग शुरू होती है, वहां तक तो अपन पहुंचे ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कंपाउंडेबल की, तो मैंने आपको स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मीनिंग यहाँ पे लिखवाया था, an agreement in which one party agrees to drop criminal proceeding। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी क्या डिसाइड कर रही है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करने का, मतलब नहीं करने का, पेंडिंग इन अ कोर्ट, या तो कोर्ट तक पहुंचे नहीं या कोर्ट में पहुंचने के बाद आप अपनी प्रोसीडिंग्स वापस लेना चाहते हो कि भाई हमें आगे नहीं बढ़ना है, इन कंसिडरेशन ऑफ सम अमाउंट, और उसके बदले में आप क्या ले रहे हो? पैसे। तो ऐसा जो अग्रीमेंट है वो क्या है? अनलॉफुल, ठीक है। सच एन अग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन दिया है, लेकिन अगर क्राइम कंपाउंडेबल नेचर का है तो हो सकता
है। तो अपन यहाँ स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में जो आपको लैंग्वेज लिख के आनी है वो वही लिख के आनी जो मैंने लिखवाई है आपको, कि आपको कोई भी कोर्ट केस करने से रोके, आपका कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसमें प्रोसीडिंग्स चलाने से रोके, किसी भी तरीके से उसमें डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश करे और बदले में आपको पैसे देकर आपके साथ अग्रीमेंट करने की कोशिश करे, वो सारे अग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के तहत इलीगल वॉइड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये आपका राइट है बेटा क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स करना इफ यू आर 18। अभी आपके बिहाफ पे आपके गार्जियंस अलाउ करते हैं और अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप खुद भी जा सकते हो। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 3, फैलिनी का मतलब जो नेहा इसमें वर्ड आ रहा है, एक वर्ड फैलिनी कॉर्नर पे आ रहा है एकदम लास्ट में, उसका मतलब है क्राइम। ठीक, बट आपको वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं है, आपको लैंग्वेज मैंने लिखवा दी वही लिख कर आनी इस वाले पॉइंट में। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। तो मेंटेनेंस वर्ड का क्या मीनिंग है और चैम्पर्टी वर्ड का क्या मीनिंग है, इंडिविजुअली समझेंगे। तो अब इसको समझो, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। एग्जाम्पल नंबर 46 देखो सबसे पहले। A offers B rupees 2000 if he sues C for the case which could have settled mutually under provision of law just to annoy C. Underline करो इस word को, just to annoy C. ए ने बी को क्या ऑफर किया? 2000 रुपए। 2000 रुपए उसने क्या कहा कि अगर तुम किसको स्यू कर दोगे? सी को। देखते जाओ इसको वरना कंफ्यूज हो जाओगे। in which for the case in which they could have mutually agreed या mutually made the settlement, इसमें ए और सी दोनों आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट कर सकते थे, राइट? लेकिन ए ने ये वाला रास्ता चूज नहीं किया। ए ने क्या कहा बी को कि तुम केस करो इसके अगेंस्ट, और तुम अगर केस करोगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। इसके बदले ए का जो इंटेंशन है वो क्या है? सी को पता लगने दो, आने दो, इसको मजा आने दो, बताता हूँ मैं इसको, इसने मेरे से पंगा लिया ना, अब देखते हैं, राइट? तो वो सेटल तो कर सकता था लेकिन उसने वैसे सेटल नहीं किया। सच अग्रीमेंट, ऐसा जो अग्रीमेंट है वो क्या कहलाता है? मेंटेनेंस अग्रीमेंट। ठीक, अब इसकी लैंग्वेज, मेंटेनेंस इज एन अग्रीमेंट in which a person promises to maintain suit in which he has no interest। यहाँ पे जो बी व्यक्ति है ना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारा यहाँ पे खेल किसका चल रहा है? ए और सी का। बी को तो लपेट दे और बी को लग रहा है कि चलो यार 2000 रुपए मिलेंगे, कर लेते हैं अपन का। तो इसमें बेसिकली बी जो पार्टी है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पर्टिकुलर फायदे के लिए कि 2000 रुपए मिल जाएंगे इश्यू कर देते हैं अपन इसको। तो ऐसा जो अग्रीमेंट है वो कहलाता है मेंटेनेंस। तो ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है कि जो आप सीधे तरीके से काम सल्टा सकते थे उसके लिए आपने किसी को परेशान करना चूज किया। सी भी सीधे सीधे तरीके से आपको पैसे दे रहा है, राजी है वो भी, लेकिन नहीं, इसको पता लगने दो, राइट? सिमिलरली हाँ, प्रॉमिसेस टू मेंटेन सूट मतलब सूट फाइल करना, यहाँ पर केस फाइल करना, सूट इज केस होंगे। चैम्पर्टी इज एन अग्रीमेंट, अब दूसरा पॉइंट देखो, चैम्पर्टी इज एन अग्रीमेंट इन विच वन पर्सन अग्रीज टू असिस्ट अनदर। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। किसमें सपोर्ट कर रहा है? लिटिगेशन में, लीगल प्रोसीडिंग्स में सपोर्ट कर रहा है। बदले में क्या ले रहा है? कुछ हिस्सा ले रहा है बस। एक पर्सन दूसरे पर्सन को सपोर्ट करे और उस सपोर्ट के बदले में थोड़ा सा कुछ हिस्सा ले, राइट? जैसे ए agrees to pay expenses to B if he sues C।
ए ने बी को अग्री किया कि अगर तुम्हें सी को स्यू करना है ना तो तुम करो जाके। ऊपर वाले एग्जाम्पल से कोई रिलेशन नहीं, इसको फ्रेशली पढ़ना। ए ने बी को मतलब बेसिकली फ्री हैंड दिया कि तुम्हें सी को स्यू करना है ना करो। सी बोला मेरे पास पैसे नहीं है उसको स्यू करने के। ए ने बोला मैं हूं ना भाई तेरा, ना पैसे तेरे को। तो उसने क्या किया, उसको सपोर्ट किया। किसमें सपोर्ट किया? लिटिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है। बी अग्रीज टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सच सूट। बी ने कहा कि ठीक है आप मुझे पैसे दे रहे हो, अभी सूट में जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम जीते केस में तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका इतना परसेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है। ये अग्रीमेंट कैसा हुआ? चैम्पर्टी। द अग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी इज वैलिड। वैसे ये मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वाले जो अग्रीमेंट होते हैं ये वैलिड होते हैं, लेकिन इन दो केसेस में इनको इनवैलिड माना गया है, इन दो केसेस में। तो पहला वाला पहले ऐसे समझ लो इसको, दो दो एक एक मार्क्स में आ सकता है। मेंटेनेंस में तो एक व्यक्ति दूसरे को प्रॉमिस कर रहा है और उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उसको बस ये कह रहा है, जिस भी पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई तू सी के अगेंस्ट में स्यू कर दे। बी का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप अपनी पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए काम करवा रहे हो। ठीक है। दूसरे केस में आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो लिटिगेशन प्रोसेस में और बदले में उससे क्या ले रहे हो? कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा। राइट। अब ये इनवैलिड किन दो केसेस में रहेगा? इट इज अनरीजनेबल सो एज टू बी अनजस्ट टू द अदर पार्टी। अगर जो दूसरी पार्टी है उसके साथ गलत हो रहा है तो ये अग्रीमेंट्स कैसे हो जाएंगे? इनवैलिड। राइट। जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में गलत होता था, अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? अनजस्ट। दूसरा, इट इज मेड बाय मालिशियस मोटिव। मालिशियस यानी बैड मोटिव। आपका ये सब करने के पीछे मोटिव कैसा है? खराब है, सामने वाले को परेशान करने का। ठीक है। जैसे यहां पर भी बात करें कि बी स्यू फाइल करना चाहता है सी के अगेंस्ट में। अब आपको पता है कि सी सही है, लेकिन आपने कहा अपने को क्या, अपने को तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, पोर्शन मिल रहा है, अपन बी को ये भी दिखा देते हैं कि हम तेरी हेल्प कर रहे हैं और बदले में प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो मोटिव कैसा हो गया? मालेशियस, बैड मोटिव। तो अग्रीमेंट कैसे हो जाएंगे? इलीगल, वॉइड। ठीक। तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी के जो अग्रीमेंट होते हैं वो वैसे तो क्या होते हैं? वैलिड होते हैं, लेकिन दो केसेस में क्या होते हैं? इनवैलिड। पहला केस क्या है? अनजस्ट, और दूसरा क्या है? मालेशियस मोटिव। राइट। पीछे जो बैठे उनको आ रहा है समझ में? ये बहुत इजी पॉइंट है। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू मेंटेनेंस के पीछे अगर आपका मोटिव सही है यश, तो वो वैलिड है। आप सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहते हो, आप सिंपली कह रहे हो कि तेरे को सू फाइल करना है, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दे। ठीक है। पार्टी इसमें एडवोकेट भी तो हो सकती है। जो फर्स्ट वाला एग्जांपल पढ़ा था मेंटेनेंस वाला, उसमें मैंने बी को बोला कि भाई सी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दो, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो जो एडवोकेट है बी पर्सन, उसका कोई इंटरेस्ट थोड़ा ना होगा, बट वो फिर भी आप उसको कह सकते हो ना। तो ऐसे केस में अगर मेरा इंटेंशन सही है कि भाई मुझे सी के अगेंस्ट में करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेंटेन करते हो। बट मेरा उस वाले अपन ने जो एग्जाम्पल पढ़ा उसमें इंटेंशन ही गलत था, जस्ट टू अनॉय सी ये वर्ड आता था, तो इस वजह से वो इनवैलिड हो गया। गॉट इट? मालेशियस यानी बैड। फर्स्ट वाले पॉइंट में तो आप किसी पर्सन को बेसिकली सूट फाइल करने को कह रहे हो, और दूसरे वाले पॉइंट में आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो सूट फाइल करने में, किसी भी तरीके से एक्सपेंडिचर वगैरह देके, और रिजल्ट में आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो। फर्स्ट वाले में आप प्रॉफिट नहीं कमाते, पोर्शन शेयर नहीं करते हो। चलो, तो ऐसे डिफरेंस नहीं आता मेंटेनेंस चैम्पर्टी का, बट आपको वैसे पता होना चाहिए कि आपसे बस इतना सा पूछेंगे ये कि मेंटेनेंस चैम्पर्टी वैलिड होता है क्या, आप बोलोगे हाँ, बट आप कहोगे बट इन दो केसेस में इनवैलिड होता है, बस ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपका ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस। ट्रैफिकिंग का मतलब लिखिए खरीद और बेच, सेलिंग एंड परचेजिंग। सेलिंग और परचेजिंग, सीधे इसका एग्जाम्पल ही आपको समझना है। किसी भी तरीके के पब्लिक ऑफिस या टाइटल, जैसे मैंने आपको कहा, आप लोगों को सबको सीए बनना है क्या? सबको सीए बनना है? कल सब लोग 10-10 लाख लेके आना, बस सीए बन जाओगे, राइट? ये जो अग्रीमेंट हुआ, जिसमें जिसमें मैंने आपको कहा कि मैं आपको सीए बनवाऊंगी अगर आप मुझे 10 लाख रुपए लेकर आओगे, ठीक है? ये इस अग्रीमेंट में अपन जो सीए टाइटल है, जो सिर्फ एग्जाम पास करके कमाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है, उस टाइटल की खरीद और बेच करने की कोशिश करी अपन ने, ये अग्रीमेंट कैसा हो गया? इनवैलिड, वॉइड। तो ऐसा अगर कोई किसी भी तरीके का झांसा दे तो उसकी बातों में मत आना, ठीक है? राइट? तो अदरवाइज सी यू इन द कोर्ट। सीए बना देंगे, बट ये भी तो बोला होगा कि ये करना पड़ेगा इसके लिए, वो तो पढ़ा पढ़ा के सीए बनाएंगे ना। एडमिशन लेने में ही कंडीशन बाय डिफॉल्ट है कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलो चलो चलो, हाँ हाँ, ज्ञानी लोग, यहाँ मेरे ज्ञान को ले लो थोड़ा सा अभी, अपना ज्ञान आगे पीछे 1 घंटे आगे 1 घंटे पहले बात शेयर कर लिया करो। सिमिलरली पद्म भूषण जीतने की इच्छा है आप लोगों की? 5 लाख रुपए ला देना, ठीक है? तो वापस सी यू इन द कोर्ट, राइट? क्योंकि अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। आप 2 पॉइंट्स पढ़ लो, बहुत जल्दी आ जाएंगे इसके, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही लिख के आने, ऊपर का कुछ मत लिख के आना। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को पैसे देना और वो आपको इंड्यूस करे कि मैं आपका प्रमोशन करवा दूंगा, मैं आपको ये पोस्ट दिलवा दूंगा, या दूसरा पॉइंट, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल जाए, पद्म भूषण दिलवा देंगे, तो इन सारे अग्रीमेंट को अपन क्या मानेंगे? वॉइड। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये 2 पॉइंट ही लिख कर आने और कुछ नहीं। बहुत जल्दी समझ में आएगा ये पॉइंट तो सबको। पॉइंट नंबर 5, अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। टेंडिंग वर्ड आ रहा है इसमें। एक तो होता है जो बाय डिफॉल्ट मोनोपोली होती है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मोनोपोली की सिचुएशन है, राइट? ये बंद कहाँ से होता है? वहीं से कर दो, हाँ ठीक। एक तो आप तो बोल देते ना बेटा, अब आ रही है आवाज? ओके, तो एक तो होती है सिचुएशन जिसमें मोनोपोली बाय डिफॉल्ट ही होती है। बाय डिफॉल्ट मोनोपोली की सिचुएशन जैसे रेलवे है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कुछ नहीं है, मोनोपोली है, राइट? एक ये है जिसमें आप मोनोपोली जानबूझ के क्रिएट कर रहे हो, राइट? मतलब मोनोपोली की सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो भी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं वो मोनोपोली बना के रखें, राइट? तो ऐसे जो अग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। आप अननेसेसरी कस्टमर्स के साथ ऐसा अनजस्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में वैसा कोई, जैसे सप्लाई रोक देते हैं लोग, अभी कोविड के टाइम पे दवाइयों के साथ हुआ था कि सप्लाई रोक दी है, नहीं अब जो चीज इतने की मिलती है एक्स की, उसका X+5 अमाउंट ले रहे हो आप, राइट? तो ये गलत है ना। तो ऐसे जो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए अग्रीमेंट बनते हैं कि मार्केट में है नहीं, अपन लोग सब मिलके इसकी मोनोपोली बना लेते हैं, एक ही डीलर रखते हैं और जो मन चाहा पैसा वो क्लेम करते हैं, राइट? अब जैसे रेलवे के केस में अपन बात करें, तो सरकार ने किसी को रेलवे दे दिया और कहा मोनोपोली मेंटेन रखना, और जो टिकट आपकी से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की लगती है ट्रेन की, अब से वो 10,000 की लगेगी, तो ये गलत हो गया ना। और सरकार ने जो अग्रीमेंट किया किसी प्राइवेट वाले को बेचा, उसको कहा मोनोपोली मेंटेन रखना। तो ये गलत तरीके से जो मोनोपोली मेंटेन रखते हुए जो अग्रीमेंट बनाए जाते हैं, तो ये जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। एक तो मोनोपोली बाय डिफॉल्ट ही होती है, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, बट आप मोनोपोली जानबूझ के क्रिएट करना चाह रहे हो। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो कोविड के केस में हुआ था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई रोक दी,
जरूरत है लोगों को, उस टाइम पे कौन किसके अगेंस्ट में जाके केस करेगा, पहले तो जान बचाएंगे, बेड नहीं थे। तो ये जो मोनोपोली क्रिएट करने की सिचुएशन बनाई जाती है, ये वाली सिचुएशन से रिलेटेड सारे अग्रीमेंट क्या कहलाते हैं, वॉइड, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा था ट्रैफिकिंग का, वो ये कह रहा था कि आप किसी पर्सन को उकसा रहे हो कि तू रिटायर हो जा, इसकी जगह मैं किसी को लेके आऊंगा, तो अगर रिटायर हो गए तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो कोई पब्लिक ऑफिस छोड़ने का प्रलोभन देना या पब्लिक ऑफिस में लेकर आने का प्रलोभन देना, लालच देना, ऐसे सारे जो अग्रीमेंट है यश, वो वॉइड कहलाते हैं बेटा। हाँ जी। हाँ तो वो तो सब मिला हुआ ही था, गलत तो होता ही है, इसी को करप्शन कहते हैं अपन। लेकिन लॉ तो बना हुआ है, जाओ करोगे, लड़ो। हम्म, नहीं, लॉ इज सुपीरियर देन गवर्नमेंट। हाँ वो तो सब गवर्नड है, वो चीजें अलग है, लेकिन लॉ क्या बना हुआ है वो अपन बात। अगर सब लॉ ही फॉलो कर लेते और लॉ को लॉ वाले भी फॉलो कर लेते हो गवर्नमेंट, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं होती फिर तो कहीं लाइफ में। लाइफ वुड हैव बीन सो इजी फॉर एवरीबॉडी, राइट? नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो नथिंग, नो पॉवर्टी एट ऑल। हाँ 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 हाँ, ले सकती है, ले सकती है। अब पब्लिक को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर सकती है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, ये सब अग्रीमेंट हुए होंगे उनके आपस में। नहीं नहीं, काहे को गलत है। जैसे ये जो आपका ये है, ये वीवीएल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये सब प्राइवेटाइज कर रखा है, राइट? अगर ये फायदे में आ गया, पूरा नहीं कर रखा, सेमी प्राइवेटाइज कर रखा है, बट मेजरली प्राइवेटाइज ही, जैसे ही फायदे में आया उनके अग्रीमेंट में लिखा है तो किया जा सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6। नो नो यश, नो। मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं बट उसका गलत फायदा नहीं उठा सकते, right? गलत फायदा नहीं उठा सकते अनरीजनेबल किसी भी तरीके से। पॉइंट नंबर 6 है आपका मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। इसको ध्यान से समझे। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स की जब यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर एक तो मैं आपको ये कहूँ कि जाएगा ही बेचारा। तो यस, ये क्या, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट ये कहता है आपका कि आप किसी की शादी को नेगोशिएट करा रहे हो रिवॉर्ड के लिए। ध्यान से सुनना। जैसे मैं अंश को ये कहूँ कि भाई तू एक्स से शादी कर ले, बदले में तेरे को 5 लाख रुपए देंगे, राइट? एग्जैक्टली, एक्स से शादी, ठीक। तो अब उसको सोचना पड़ेगा इतने सारे एक्स है किससे करेगा ना। तो यस, तो अब x से करे, x+1 से करे, 2x, 3x, 4x, बहुत ऑप्शन है। सो यस, अगर मैं इनसे इस तरीके का अग्रीमेंट नेगोशिएट करने की कोशिश करूं कि भाई आप इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी कर लो, बदले में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ऐसा अग्रीमेंट गलत है। लेकिन आप कहेंगे मैम ये सारे जो शादी.com हुए, ये हुए, वो हुए, ये लोग तो सब यही करवाते हैं। तो ये आपको शादी करने के लिए नहीं कहते, ये आपको दो जनों की डिटेल्स ला कर देते हैं कि भाई ये इसकी डिटेल है, ये इसकी डिटेल है, आपको अगर उनसे जचता है तो यू डिसाइड टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन। बट मैरिज ब्यूरो एग्रीमेंट यही कहलाते हैं, एन अग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, राइट? तो उस केस में
ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, एन अग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ। एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें ये कहा गया कि अगर तू बीवी लेकर आएगा तो हम तेरे को पैसे देंगे, बीवी लेकर आएगा तो पैसे देंगे। तो आप शादी करने का अग्रीमेंट करते हो, बोले बढ़िया है शादी। तो इस केस में ऐसे जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है, क्योंकि ये पर्सनल इच्छा से होने वाले काम है, ये अग्रीमेंट के बेसिस पर होने वाले काम नहीं होते। इसमें नीचे आपके मैरिज ब्यूरो का बता रखा है कि मैरिज ब्यूरो, वो सब गलत ही होता है। मैरिज ब्यूरो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बॉयज आज ये चैप्टर खत्म करना है, अगर नहीं करोगे ना तो एक्स्ट्रा रुकोगे, राइट। तो बेटा मैं औरों को नहीं पढ़ाऊं, अभी तक तो टाइम पास कर रहे थे, अब तो मत करो टाइम पास, बोलो। सिंपल सी बात है, आप आज ये चैप्टर फिनिश करेंगे, चॉइस आपकी है। बात करके टाइम वेस्ट करना चाहते हो कि पढ़ के आप भी जल्दी फ्री होना चाहते हो, राइट। तो यस, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के साथ जब लीगल प्रोसीडिंग्स चलती है उनके साथ इंटरफेरेंस करना। जैसे कोई गवाह पहुंचने वाला, उस गवाह का बीच में एक्सीडेंट करवा देना, उसका मर्डर करवा देना, उसको पहुंचने ही नहीं देना, राइट। तो ये साथ सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ, और बोलने का काम तभी करो जब डाउट है, राइट। तो ये एग्जाम्पल्स की वैल्यू तभी है। तो इस केस में आप किसी भी तरीके के कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ अगर इंटरफेयर कर रहे हो तो वो अग्रीमेंट तो क्या कहलाएंगे आपके, वॉइड कहलाएंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका 8th पॉइंट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। So interest against obligation, the following are the examples of agreement that are void as they tend to create an interest against obligation. ऐसे कौन से होते हैं, पहला पॉइंट देखो फिर ये पॉइंट ही समझ में आ जाएगा पूरा। An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another for the performance of the agency is इनवैलिड। आप किसी दुकान पे गए, वहां पे शॉपकीपर एक तो ओनर है और एक है सेल्समैन। सेल्समैन ने आपके साथ में अग्रीमेंट कर लिया बिना अपने ओनर से बात करे, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो किसका है, ओनर का। पैसे देने वाले कौन हो, आप हो। शॉपकीपर जो है वो तो एजेंट का ही काम कर रहा है, तो उसने अपने ओनर से पूछे बिना आपके साथ कोई अग्रीमेंट कर लिया, राइट। और उसमें ओनर की परमिशन नहीं थी। जैसे कोई 5,000 की चीज है, उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपको 1,000 रुपए की बेच दी। अब इस केस में जो ओनर है उसकी परमिशन नहीं थी, तो नहीं कहा कि तू 1,000 में बेच दे। तो इस केस में या तो उसको दुकान से निकाल देंगे या उसको कहेंगे कि 4,000 रुपए तू अपनी जेब से भर, राइट। तो ऐसे अग्रीमेंट इनवैलिड कहलाते हैं जो आपकी पावर से बियॉन्ड जाके आप कर लेते हो, दैट आर इलीगल, अपोज्ड, राइट। जितनी पावर है उतना ही काम आप कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पावर आप लोगों के केस में सिर्फ लॉ तक है, चाहे मुझे और सारे सब्जेक्ट्स आते हो, बट मैं आपको ये नहीं बता सकती कि इसमें ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। जनरल केस में आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर मैं बता दूं और आप सुन लो तो बात अलग है, बट मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर उस चीज की है जो मैं आपको पढ़ा, राइट। तो ऐसा जो अग्रीमेंट है बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट कॉम्पनसेशन, तो वो बिना प्रिंसिपल के कंसेंट के अगर कॉम्पनसेशन ले रहा है तो ऐसे जो अग्रीमेंट है वो क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2 है, ए हु इज द मैनेजर ऑफ अ फर्म agrees to pass a contract to X। ए क्या है, फर्म का मैनेजर, उसने एक्स को कॉन्ट्रैक्ट पास करने की बात करी। इफ एक्स पेज टू ए ₹2 लाख प्राइवेटली, तो मैनेजर जो है फर्म का, वो फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? अगर फर्म हाँ ना करे तो फर्म की तरफ से कोई उसको परमिशन नहीं है,
उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दूंगा, आपका काम मैं करवा दूंगा, मेरी अंदर जानकारी है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे देना। ऐसा जो अग्रीमेंट है वो वैलिड कहलाएगा क्या? नहीं, इलीगल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट। अब इस पॉइंट को पढ़ो, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ये पॉइंट कह रहा है ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी के अगेंस्ट में जाके अगर आप कोई फायदा कमा रहे हो तो वो जो फायदा है, वो जो अग्रीमेंट है, वो क्या है? वॉइड, राइट। तो इंटरेस्ट का मतलब लिखो फायदा, और ऑब्लिगेशन का मतलब लिखो ड्यूटी, और चाहो तो पूरा सेंटेंस लिख लो कि ड्यूटी के अगेंस्ट में प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट अगेंस्ट द ड्यूटी, टू अर्न प्रॉफिट अगेंस्ट द ड्यूटी। पॉइंट नंबर 7 यही कह रहा है वसुंधरा कि किसी भी तरीके की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जस्टिस के साथ आप कोई छेड़छाड़ करो, किसी को घूस खिलाओ, कोई गवाह को आने से रोको, वकील को परेशान करो, तो ये सारे जो अग्रीमेंट है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एंड द लास्ट पॉइंट, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। आपने कहा अभी 10,000 का पेन खरीदोगे, ठीक है, या मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 10,000 का पेन खरीदूंगी, 10,000 में से 5,000 रुपए तो मैं आपको दूंगी कैश, और 5,000 रुपए का मैं आपको गांजा दे देती हूँ, ठीक है। तो कंसिडरेशन की बात करें, आधी कंसिडरेशन जिसमें मैं कैश दे रही थी वो तो कैसी थी? वैलिड। लेकिन जिसमें मैं आपको ड्रग सप्लाई कर रही थी वो कैसी थी? इलीगल। तो कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल इन पार्ट है तो उतना पार्ट ऑफ अग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा? ए वॉइड, इलीगल। इसके आगे लिख लो हाफ कैश हाफ ड्रग। इसी एग्जाम्पल को समझा के आ जाना इसकी थ्योरी में, हाफ कैश हाफ ड्रग। क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो रियल टाइम एग्जाम्पल है। हाँ बता। ड्रग लिख दो, ब्राउन शुगर लिख दो, कोकेन, हेरोइन, जो इच्छा लिखो। ये एग्जाम्पल यहाँ पे तो मैं आपको बहुत बहुत ही रीजनेबल एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं एक्चुअली आपको, असली एग्जाम्पल तो बहुत अलग तरीके के चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, उसी में देखो क्या हो गया। ऑलराइट, सो लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक, वॉइड अग्रीमेंट्स। कौन कौन से अग्रीमेंट वॉइड होते हैं? ऐसे 5 अग्रीमेंट्स होते हैं, उनको समझ रहे हैं अपन। तो ये अग्रीमेंट अपन शुरू में भी डिस्कस कर रखे हैं थोड़े बहुत, अपन ने जब यूनिट 1 पढ़ी थी, और उसके साथ अपन ये कर रहे हैं। तो पहला अग्रीमेंट सेक्शन 26 आपको बात कर रहा है, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर आप girls if they are 18, boys if they are 21, they have the right to get married to the person of their own choice. Sorry, yes, if boys are of 18 and girls, एक सेकेंड, गर्ल्स आर ऑफ 18 एंड 18 वाला चेंज हो गया क्या? नहीं नहीं, मैं हो सकता है मैं अपडेटेड नहीं हूँ इस चीज से, पॉसिबल है। I'll change the sentence, पॉसिबल है मैं इससे अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा काम भी नहीं है, तो शादी नहीं कराते पर। तो यस, गेट बैक। लॉ के केस में जब बात कर रहे हैं तो लॉ तो इतना अच्छा है कि आप उससे एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते हो, राइट। तो यस, जो मिनिमम एज है टू गेट मैरिड, अगर आप उस मिनिमम एज को क्रॉस कर गए हो तो आपका ये राइट है दैट यू कैन गेट मैरिड टू द पर्सन ऑफ योर चॉइस। अब आपके साथ किसी ने अग्रीमेंट किया, मान लेते हैं वापस से, बिना डिस्कशन करे बस सुन लेना, समझ आ जाएगा क्योंकि ये 21 साल का है। अब एंड ही हैज अ राइट टू गेट मैरिड नाउ। इनके साथ किसी ने अग्रीमेंट किया कि आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप उससे शादी, आप शादी मत करना लाइफ लॉन्ग, उससे नहीं, आप लाइफ लॉन्ग यू विल नॉट गेट मैरिड, ठीक है। इन्होंने 10 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख रुपए, इन्होंने कहा शादी नहीं करनी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है 10 लाख ले लेते हैं अपन। थोड़े टाइम बाद मिस एक्स से मुलाकात हो गई इनकी,
इनका मूड बदल गया, इनको लगा कि नहीं अपन तो शादी कर लेते हैं, गए 10 लाख भाड़ में, ठीक है। इन्होंने शादी कर ली, जिसने अग्रीमेंट किया, मैंने अग्रीमेंट किया इनके साथ, इन्होंने कहा आपने एग्रीमेंट की पॉलिसी को तोड़ा, तो उसने कहा कि तोड़ा तो अभी तो लॉ है, तो लॉ ऊपर है कि अग्रीमेंट ऊपर है, लॉ। और लॉ आपको ये राइट देता है कि आप अपनी मिनिमम एज के बाद यू कैन गेट मैरिड टू द पर्सन ऑफ योर चॉइस। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो आपको शादी करने से रोके, जो आपको अपनी पसंद का बिजनेस करने से रोके, ऐसे सारे अग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड। अगर आप अग्रीमेंट पे साइन भी कर देते हो तो भी उस केस में you have the right to follow the business of your own choice, to get married to the person of your own choice, provided आप उस minimum age को क्रॉस कर देते। Got it? ये बेसिक चीज अभी अपन ने पढ़ी। बेनिफिट इस केस में जब 10 लाख के बाद तो अग्रीमेंट ही वॉइड था, वॉइड आपने अग्रीमेंट किया, बात खत्म हो गई। अब जिसने किया उसकी गलती है इस केस में, क्योंकि हाँ तो 10 लाख भी मिल गए और लड़की भी मिल गई, दोनों। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड में आपको समझाया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 50 उसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड में कि अग्रीमेंट क्या है आपका, वॉइड, ठीक। लेकिन अब एग्जाम्पल देखो, बी अ फिजिशियन एंड सर्जन employs A as an assistant for a term of 3 years. B ने एक असिस्टेंट हायर किया और उसको 3 साल के लिए अपने पास रखा। B है यहाँ पे फिजिशियन एज वेल एज सर्जन, and A agrees not to practice as a surgeon and physician during these 3 years. और उसने प्रॉमिस किया कि जब तक मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ तब तक 3 साल तक मैं कहीं और सर्जन का काम नहीं करूंगा। ये अग्रीमेंट वैलिड है, ये आपको बिजनेस करने से नहीं रोक रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में जब बात करें, आप किसी भी तरीके से ट्रेड कॉम्बिनेशन बना रहे हो, सर्विस में अग्रीमेंट्स कर रहे हो, गुडविल की बात हो रही है, तो उस केस में आप बिजनेस कहीं और जाके नहीं करो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो वो अग्रीमेंट इनवैलिड नहीं कहलाएगा। जैसे मुझे यहाँ बोला जाए कि जब तक आप यहाँ सीए पढ़ा रहे हो आप कहीं और सीए नहीं पढ़ाओगे, तो ये मैं ऐसे नहीं कह सकती बाद में अग्रीमेंट साइन करने के बाद कि मेरा राइट है सीए पढ़ाना, मैं कहीं भी जाके पढ़ा सकती हूँ, ये रेस्टोरेंट टू ट्रेड है। नो, इसका एक्सेप्शन है सर्विस अग्रीमेंट, होते हैं ना, वरना तो कितना आसान है। यहाँ पे तो आप पेशेंट आ रहा है, पेशेंट की आप सर्जरी, आप दवाइयाँ वगैरह उसका इलाज कर रहे हो, बोल दो कि सर्जरी ना वहाँ आके कर लेना, आपको 10% डिस्काउंट दिलवा दो, राइट? ऐसा होता है। सिमिलरली पार्टनरशिप की बात करें यहाँ पर कि भाई कोई पार्टनर है, उनको अंदर की पार्टनरशिप में कैसे काम चलता है सबका आइडिया है, और वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उसको ये कह सकते हैं कि भाई अगली जब तक आपने छोड़ी उसके 1 साल तक आप सेम बिजनेस नहीं करो, क्योंकि यहाँ जो आप छोड़ के गए आपने सारे क्लाइंट तो वहां अपने बिजनेस में उठा लिए, तो अगर ऐसा अग्रीमेंट आप कर रहे हो तो वो वैलिड है, ठीक। एलएलपी में भी सेम, सेल ऑफ गुडविल, आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बहुत ही बड़ा कोई ब्रांड है, वाई ब्रांड है मेरा, और उसमें आप काम कर रहे हो, ठीक। अब आप छोड़ के जाना चाह रहे हो और आप ये बोलो कि भाई हमें आपकी वो चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए, मैं कहूँगी नहीं, मैं 1 साल तक आपको फ्रेंचाइजी आप मेरे से नहीं ले सकते, उसके बाद ले लेना, क्योंकि आपने मेरे यहाँ के सारे क्लाइंट आप वहाँ ले जाओ, आप सारे क्लाइंट उस तरीके के सेम बिजनेस को परफॉर्म करके वहां पे कर दो। आप यहाँ आए, आपने फीस जमा नहीं कराई, मैं आपसे शुरू के 2 दिन में मिली, मैंने कहा आपको यहाँ पे कितने पैसे देने हैं, 40,000, 50, कितने देते हो, 50,000 आप यहाँ पे देते हो, मैं कहूँ मैं आपको 40,000 में बहुत बढ़िया से ये करवा दूंगी, तो गलत हो जाएगा ना काम, हो सकता है ना आपको बढ़िया करवा दूँ, आपका फायदा इसमें हो जाए, बट इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत चीज है, राइट? तो ऐसे आपको अगर गुडविल के केस में पार्टनरशिप, एलएलपी, एक ही बार ट्रेड कॉम्बिनेशंस बोले जाए कि आप इस तरीके का बिजनेस 1 साल तक नहीं कर सकते, सर्विस अग्रीमेंट करे जाए, या आपको कोई भी अग्रीमेंट या फ्रेंचाइजी में आपके साथ कोई डील करी जाए कि 2 साल तक काम नहीं कर सकते, 3 साल तक काम नहीं कर सकते, इस तरीके का सिमिलर बिजनेस
इस टाइम तक नहीं कर सकते, तो ये सारे जो अग्रीमेंट हैं वो रेस्ट्रेंट टू ट्रेड का पार्ट नहीं बनते, और वो क्या कहलाते हैं, वैलिड। तो आपके अगर ये एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट टू ट्रेड आए, पहले तो बोल देना ये वॉइड है, ये वाला चार्ट बना के आ जाना और इसके एग्जाम्पल्स लिख के आगे पूरे एग्जाम्पल्स जो आप लिखोगे ना उसमें ये एक्सेप्शंस बाय डिफॉल्ट कवर हो जाए। अब नेक्स्ट, आप लोगों का राइट है लीगल प्रोसीडिंग्स करना, ठीक है। अब कोई आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोके कि भाई, एक तो वो वाला पॉइंट पड़ा था कंपाउंडेबल में तो रोक सकता है, ठीक है, बट अगर सीरियस नेचर का क्राइम आपने किया है और आप किसी को आपको कोई लीगल प्रोसीडिंग करने को रोक रहा है, या आप किसी को रोक रहे हो कि भाई मर्डर तो कर दिया, अब तूने अगर केस किया तो तू भी गया, राइट। तो ऐसे धमकाना या इस तरीके के अग्रीमेंट करना कि लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करोगे आप मेरे खिलाफ में, अगर मेरे खिलाफ जो देखा वो तो ठीक है, बट अगर तूने मेरे को सी यू इन द कोर्ट बोला तो फिर तेरी तो ऐस की तैस, राइट। तो ऐसे जो अग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं आपके वॉइड। एलएलपी आपके पूरा चैप्टर आ रहा है बेटा, चैप्टर नंबर 4 पूरा पढ़ेंगे, उसमें एक पूरा चैप्टर है आपके लॉ में, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है वैसे। हाँ, वही बात है, सेम बात है, कोई भी फर्क ही नहीं है। हाँ, लीगल प्रोसीडिंग आपको कोई भी करने से नहीं रोक सकता आपकी इच्छा के खिलाफ। कंपाउंडेबल भी अगर है, जैसे पैसे लिए और इसने कहा नहीं मेरे को तो आपसे बाहर सेटल ही नहीं करना, मैं तो कोर्ट केस ही करूंगा, तो उस केस में कोई नहीं रोक सकता इनको। तो सिंपल सी बात है, लीगल प्रोसीडिंग्स करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता इन एनी ऑफ द सिचुएशन, दिस इज योर राइट, यू कैन फाइल द केस, राइट। अब इसमें 2 पॉइंट आ रहे हैं, उनको समझेंगे अपन। तो उस केस में वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स चलेगी, आप वो जो सामने वाली पार्टी जिसे पैसे लिए वो ये बात बोलेगा कि हमारा एडजस्टमेंट हो गया था, ये हो गया था, तो उसको ध्यान में रखेगी। नहीं, ऑफर अगर कंपाउंडेबल केस में किया तो कर सकता है ना, वैलिड है ना। हाँ, तब तो फिर तो ऑफ कोर्स। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट इज, अगर अब जैसे क्या होता है, एक चीज समझो, लीगल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो अपनी बहुत लंबी चलती हैं, ये आपको सबको पता है। तो उसमें एक ऑप्शन है अपने को लॉ की तरफ से, आर्बिट्रेशन का, राइट। समझते हो आर्बिट्रेशन, एनीबॉडी? तो आर्बिट्रेशन की जब अपन बात करें तो एक पूरा एक्ट बना हुआ है आपका, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, राइट। इसमें क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं, आर्बिट्रेटर्स मिडिल मैन का काम करते हैं, जो कि दोनों पक्षों को सुनते हैं और जजमेंट दे देते हैं। और ये जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं ये होते हैं जजेस कैटेगरी के लोग, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, तो ऐसे जज कैटेगरी के लोग होते हैं। तो अगर आपका जो क्रिमिनल आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत लंबी चल रही हैं और आपको लगे कि भाई आपको नहीं चलानी, हम तो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और उनसे जो भी वो डिसीजन ले, ये हमारे आर्बिट्रेटर है, दोनों पक्ष इनके पास जाएंगे, जो ये डिसीजन ले हम कर लेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेटर कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड है, लीगल प्रोसीडिंग्स ही है ये सारी, बट एक दूसरा तरीका है, शॉर्टकट तरीका है ये, राइट। डिसीजन हो गया, तो अब इसमें डिसीजन इनके खिलाफ हो गया, है ना। तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो कोर्ट में जाऊंगी, मुझे इनका डिसीजन अच्छा नहीं लगा। आप आर्बिट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट, आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट में कोर्ट में जाके अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हो, विच इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एक चीज और लेकर आई, नहीं, ये कहती है कि आपने मुझे लीगल प्रोसीडिंग करने से रोका आर्बिट्रेशन के अंडर में, मैं तो लीगल प्रोसीडिंग ही कर रही थी, आप ये आर्बिट्रेशन लेकर आ गए, आर्बिट्रेशन वाले अग्रीमेंट लीगल प्रोसीडिंग करने से रोकते हैं, तो ये बात इनकी गलत होगी, क्योंकि आर्बिट्रेशन किसी भी तरीके से लीगल प्रोसीडिंग करने की रोक में नहीं आता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट। इसके एक्सेप्शन के 2 पॉइंट पढ़िए। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पार्टीज
agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable. और जो अमाउंट आर्बिट्रेशन में डिसाइड होगा हम वही लेंगे. तो ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका? वैलिड. राइट. पॉइंट नंबर 2. सिमिलरली, एक सेकेंड, a contract by which the parties agree to refer to any arbitration any question between them which has already arisen, which may arise in future is valid. तो इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं. पहला तो है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आर्बिट्रेशन में ही जाना है. इस वाले में आपने प्रोसीडिंग चल रही है, बाद में डिसाइड किया कि आर्बिट्रेशन में जाना है. प्रोसीडिंग चलते चलते डिसाइड किया कि तो बहुत लंबा काम हो रहा है, अपन चलते हैं उधर ही. तो दोनों ही केस में आर्बिट्रेशन में जाने में आपकी प्रोसीडिंग्स को वैलिड माना जाएगा. वो अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी. लास्ट में पूछना खत्म कर. राइट. क्लियर है आप लोगों को सबको? चलो, नेक्स्ट आ रहा है आपका अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन. तो ऐसे अग्रीमेंट जिनके मीनिंग में सर्टेनिटी नहीं है. एक अपन ने एग्जाम्पल सुना था, जैसे मैं आपको ऑफर दूं कि मैं आपको 100 टन ऑफ ऑयल दूंगी. अब 100 टन ऑफ ऑयल में कैसा ऑयल पड़ा था ना, ये सिर में लगाने का, कोकोनट ऑयल, डीजल, क्या देना है, गाड़ी का तेल, कौन सा तेल, खाने का तेल. राइट. तो खाने का तेल नहीं होता, खाना नहीं बनता. राइट. खाना बनाने का. दम बोले यार मैं क्लास में बैठा हूँ, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा ऐसा. हाँ. So the agreement of which is uncertain. तो ऐसे अग्रीमेंट जिसका मीनिंग कैसा है? अनसर्टेन. ऐसे अग्रीमेंट क्या कहलाते हैं? आवाज ही नहीं आई. एग्जैक्टली सेम वही एग्जाम्पल है. ठीक. लास्ट पॉइंट देखो इसका, वेजरिंग अग्रीमेंट. वेजरिंग अग्रीमेंट के आगे लिखो शर्त. सेक्शन 30, जुआ, शर्त, गैमलिंग, जो लिखना चाहो लिख लो. नहीं, वो इसका पार्ट नहीं बनता, वो लीगल है. और इसके आगे लिखो इट इज वॉइड. इसके आगे शॉर्ट में लिखो इट इज वॉइड. पहली लाइन में लिखा है क्या? हाँ. ठीक है. तो वेजरिंग अग्रीमेंट, इसमें कुछ वैलिड भी होते हैं बेटा, इसलिए लिखवाया है. तो वेजरिंग अग्रीमेंट की जब बात कर रहे हैं तो ये वो अग्रीमेंट होते हैं जिसमें आप शर्त लगाते हो, जुआ खेलते हो. राइट. एग्जाम्पल देखो इसका, पॉइंट देखो, इट इज एन अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट. जैसे आप हॉर्स रेस देख रहे हो, या हॉर्स रेस छोड़ो, आईपीएल चल रहा है, मैच चल रहा है, तो उसमें सट्टेबाजी लगती है. राइट. अगर इंडिया जीती तो इतने, और अगर पाकिस्तान जीती तो इतने. राइट. तो उस केस में ये जो डिसीजन है ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है? अनसर्टेन. रीड द लैंग्वेज अगेन. इट इज एन अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी, जो किस पे बेस करेगा आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट. तो अगर ये ऐसा एक्स इवेंट हो जाता है तो आपको इतने पैसे देंगे. तो ये सट्टेबाजी जो होती है सब वेजरिंग का पार्ट बनती है. द एसेंस ऑफ वेजर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज. इसमें एक पार्टी या तो जीतेगी या और एक पार्टी हारेगी, ये तो श्योर है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इवेंट क्या होगा ये नहीं पता अपने को, लेकिन इवेंट जो भी होता है उसमें एक जीतेगी और दूसरी हारेगी, डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ अनसर्टेन इवेंट. अब इसके एग्जाम्पल पे आओ. ए अग्रीज टू पे ₹50,000 इफ इट रेन्स. अगर बारिश होती है तो ए बी को क्या देगा? 50,000. एंड बी प्रोमिसेस टू पे लाइक अमाउंट इफ इट डज नॉट रेन. और उसने कहा अगर बारिश होती है तो मैं 50 लाख दूंगा, और नहीं होती है तो आप 50 लाख दोगे. ठीक. तो बारिश या तो होगी या नहीं होगी, कुछ तो होगा ही दो में से. क्या होगा? ये अनसर्टेन है, और एक जना जीतेगा और एक जना
हारेगा। तो वेजरिंग का जो पार्ट बन रहा है वो यही बन रहा है कि आपको अनसर्टेन इवेंट पे पैसा देना है और उसमें एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी, राइट। इसेंशियल्स देखो इसके, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी। वेजरिंग में प्रॉमिस किस चीज का होगा? पैसे देने का। ये किस पे डिपेंड करेगा? इवेंट के होने या नहीं होने पे। इवेंट कैसा होगा? अनसर्टेन। मिनिमम कितनी पार्टीज होंगी? एक पार्टी जीतेगी और दूसरी हारेगी। कॉमन इंटेंशन होना चाहिए टू बेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अग्रीमेंट, मतलब फिक्स होना चाहिए कि कौन कब जीतेगा और कौन कब हारेगा, राइट। और लास्ट कि पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेक। बारिश होने पे मेरा और कोई फायदा नहीं होना चाहिए जो अपन ने शर्त लगाई उसके अलावा। तो ये तो बारिश तो बहुत जनरल सी चीज है, जैसे सट्टेबाजी होती है मैच वगैरह की, तो उसमें टीम के जीतने में मेरा सिर्फ जो स्टेक लगा हुआ है उतना ही फायदा नुकसान होना चाहिए, उसके अलावा मेरा और कोई पर्सनल बेनिफिट उसमें। जैसे अपन नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं कि भाई टीम के जीतने या हारने से अपने को क्या फायदा है, क्या नुकसान है पर्सनल। अपने को कोई बॉस जैसे फॉर एग्जांपल टीम जीत गई तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं ना। right? तो ये थे आपके वेजरिंग के पॉइंट। अब आपके जो नो वेजरिंग इज, यश बेटा क्लास में सुना कर, अपन सारे पॉइंट काहे के पढ़ रहे हैं? वॉइड के। और तुम पूछ रहे हो कि वेजेस वैलिड होता है क्या? तो यस, अपन जो यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस रिलेट सिमिलर टू वेजर, कि वेजरिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? चार। और कौन से ट्रांजैक्शन है जो वेजरिंग का पार्ट होते हैं लेकिन वॉइड होते हैं? तो ये वाला पार्ट अपन आज नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चंस मैंने जो दिए थे वो सारे वैसे ही हो जाने चाहिए। मंडे की क्लास में ध्यान से सुनेंगे। मंडे की क्लास में ये जो चैप्टर है ये 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो परसों दे दिए थे, वैसे तो आज ही करके आने चाहिए थे आपको वो क्वेश्चंस, बट अगर नहीं करे हैं तो उनको लिखकर आपको लेकर आना है। आपको लिखने का तरीका भी समझा रखा है। आप पहले प्रोविजन लिखोगे, सेक्शन लिखोगे, प्रोविजन को एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल लिखोगे, बस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन मंडे। मंडे की क्लास में इस चैप्टर के डाउट प्लस चैप्टर फिनिश प्लस यूनिट 2 शुरू करेंगे जो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे बड़े 2 चैप्टर अपने खत्म हो गए ऑलमोस्ट। आप सारे बहुत छोटे चैप्टर्स बचे हैं और बहुत इजी बचे हैं। ठीक है, आप सेकंड करेंगे इस यूनिट 2। हम्म, हाँ वो अपन नितेश अभी वेजरिंग पूरा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए वो पार्ट अभी आया नहीं आपका। कुछ पार्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑथोराइज्ड है वो वेजरिंग होते हुए लीगल कहलाता है। इसेंशियल्स वेजरिंग के बता रहे हैं बेटा कि वेजरिंग होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने जरूरी हैं, मतलब अग्रीमेंट को वेजर बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने जरूरी। मंडे को कौन सा टेस्ट है आप लोगों का? नहीं नहीं यश, नो नो बेटा, ये प्राइवेट ऑथोराइज्ड है। प्राइवेट ऑथोराइज 3 पत्ती और लॉटरी सिस्टम और ये सब इलीगल नहीं है। ये सारे जो रूल पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑथोराइज के पढ़ रहे हैं अपन। नहीं नहीं, कैसे? तो फिर चल कैसे रहा बेटा? नहीं 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 बेटा, वो अलग चीज चलती है, लेकिन जो चल रहा है ऑथोराइज चल रहा है वो तो सही होगा ना। अगर प्ले स्टोर पे नहीं आता, मैंने ये ऐप देखा नहीं है, बट अगर प्ले स्टोर पे नहीं आता तो इलीगल है। प्ले स्टोर पे ऑथेंटिक साइट से आ रहा है तो लीगल है, नहीं आता तो इलीगल है। हैंड रिटन आंसर सेंड कर दो बेटा। आंसर आप मुझे बताओगे, मैं आपको बताऊंगी?
कोई आंसर नहीं आएंगे, कोई आंसर, ये तो बड़ा अच्छा काम है, पीछे के क्वेश्चन छोड़ना होते हैं एग्जाम्पल में। नहीं, आंसर्स आपके बेटा पीछे क्वेश्चंस के दे रखे हैं, आपकी बुक में ही दे रखे हैं और क्लास में डिस्कस होंगे। आपको मैंने बताया है नितेश, आपने शायद सुना नहीं है कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। तो आंसर्स जैसे लिखे जाते हैं, अभी भी बताया था, परसों क्लास में बताया था, तो उसको फॉलो करोगे और लिखोगे। ठीक है। हाँ भाई, अगर जैसे मेरे पास मेरे हाथ में होगी टीम जीत जाए, मैंने टीम को खिला पिला रखा हो, तो वो वेजर नहीं होगी। अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, किसी का कंट्रोल नहीं होना। वैलिड नहीं होगी, वेजर नहीं होगी, बस ये पड़ा है। एक फ्लिंग प्रोसिक्यूशन कहता है कि कोई भी ऐसा